नमस्कार आप सबको। आदरणीय बेदी जी, अपर्णा जी, गुप्ता जी और किरण खन्ना और सारे दोस्तों, ये बड़ा ख़ास दिन है कि मैं अपने प्रदेश पंजाब में पहली बार हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी की परंपरा, भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में कुछ बात कहने के लिए खड़ा हुआ। दरअसल जब हम ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो उसके दो हिस्से हैं। एक तो है ज्ञान और दूसरी है परंपरा। ज्ञान की परंपरा को बनाना एक काफ़ी दुष्कर काम है। वो पीढ़ियां, सदियां मिलकर बनाती हैं। मुझे याद है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। मैंने काफ़ी शोध किया ढूंढने के लिए कि जिन इलाकों से वो आए थे उन इलाकों में कोई ताजमहल या कुतुब मीनार है, क्योंकि अगर उसकी परंपरा उनके देश में होगी तभी तो हमारे देश में बनाएंगे। तो मैंने पाया कि वहाँ ऐसा कभी कुछ नहीं बना। उनकी बहुत प्रिमिटिव राज्य थे उस ज़माने के, जो सेना लेके दूसरे देशों को, अमीर देशों को लूटने के लिए निकलते थे, आके लूटते थे, वहाँ राज करते थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ बनाया गया वो भारतीय ज्ञान से ही बनाया गया। भारतीय कारीगरों ने, भारतीय इंजीनियरों ने उस समय उसे बनाया। इसी संदर्भ में जब हम देखते हैं कि हमारे दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनमें इतनी महीन नक्काशी पत्थर में की जाती है, वो एक अलग परंपरा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, जो आज तक चल रही है। हमारे बहुत कम परंपराएं भारत की ऐसी हैं जो आज तक भारत में चल रही हैं। ज़्यादातर परंपराएं 1000 साल का जो गुलामी का पीरियड था उसमें सब नष्ट हो गई। एक बहुत ख़ास परंपरा है जो महिलाएं ख़ास तौर पे जानती हैं। वो एक ऐसी परंपरा है जिसको कोई तोड़ नहीं पाया, और वो है दादी नानी के नुस्खे। आप देखिए, कोई बीमारी होती है तो दादी नानी का नुस्खा आपकी दादी, उसकी दादी, उसकी दादी से चला आ रहा है। उसके लिए किसी भी रिटन किताब का, किसी भी ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो आती चली गई। लेकिन आज की सदी में बाजारवाद हर चीज़ पर अपना असर डाल रहा है। तो YouTube पे चाहे किसी ने अपनी दादी को देखा या नहीं देखा, दादी नाने के नुस्खे के नाम से YouTube चैनल्स तक बन गए। तो ये परंपरा का एक नया अलग किस्म का रूप है। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो हमें ये भी सोचना होगा, क्या ज्ञान का एजुकेशन सिस्टम से कुछ लेना देना है? क्या ज्ञान एजुकेशन सिस्टम के बाहर हो सकता है? अगर हम ये माने कि जो ज्ञान वेदों में एक बार लिख दिया गया, चाहे उसे कोई पढ़ रहा है या नहीं, वो परंपरा बन गई, और हम कहें कि देखिए हमारे पास तो पुष्पक विमान था, हमने विमान कब बना दिया? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा
कि विमान राक्षस राजा रावण ने बनाया था, हमारी परंपरा नहीं थी। उस विमान का पूरी रामायण में 2 बार इस्तेमाल हुआ, एक बार सीता हरण के लिए और दूसरी बार राम को वापस अयोध्या भेजने के लिए। अब जब अयोध्या आया होगा तो उसे विभीषण का कोई पायलट चला रहा होगा, राम जी के पास तो पायलट थे नहीं। कहीं कोई जिक्र नहीं कि एक बार विमान अयोध्या पहुंच गया तो फिर उसका क्या हुआ। क्या वहाँ कोई हैंगर बनाया, कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाया, कोई इंजीनियर बनाया जिन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जैसी कोई फैक्ट्री खोली ताकि और पुष्पक बन सके? इसका कहीं कोई जिक्र नहीं। परंपरा परंपरा से बनती है। एक हादसा, एक इंसिडेंट परंपरा नहीं होता। हमें सीखना है, समझना है कि जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो हम सवाल उठाएं, क्योंकि जिस चीज़ को 1000 साल तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, और मैकॉले ने लिखा कि भारत की एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करना है और उन्होंने किया। फिर भी इकबाल कहते हैं कुछ तो है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। लेकिन हस्ती मिटना और ज्ञान परंपरा को एस्टैब्लिश करना वो पीएचडी के लिए लिखे गए एक लेख जैसा नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना होगा कि विश्वामित्र जी के आश्रम में, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, संदीपन ऋषि के आश्रम में सिलेबस क्या था, वो क्या पढ़ाते थे, किस भाषा में पढ़ाते थे। उनके पढ़ाए हुए 1 या 2 बालक तो हम जानते हैं। संदीपन ऋषि ने भगवान कृष्ण को पढ़ाया, हम जानते हैं, वो राजा बने। संदीपन ऋषि ने सुदामा को पढ़ाया, हम जानते हैं, वो याचक बने। तो ऐसे कौन से 2 विषय वो पढ़ रहे थे, कौन से विषयों की डिग्री उन्होंने हासिल की कि एक राजा बन गया और दूसरा याचक बन गया? क्या तमाम बच्चे संस्कृत में पढ़ते थे या कुछ बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ाया जाता था? जैसे ये तय था कि कुछ बच्चे एलीट स्कूल्स में पढ़ेंगे, कुछ बच्चे उनमें नहीं जाएंगे। उसके एग्जाम्पल्स हमें महाभारत में भी मिलते हैं। तो हमें वो परंपरा खोजनी है। तो ये एक साइंटिफिक खोज है, साहित्यिक खोज नहीं है। इसके लिए मेहनत करके उन सारे इलाकों को, उन सारी चीज़ों को खंगालना होगा। हमें ये सोचना होगा कि अगर परंपरा होती तो रामायण का पुष्पक विमान महाभारत में तो बॉम्बर एयरक्राफ्ट बन गया होता। जो महाभारत की लड़ाई थी उसमें हवाई जहाज से अटैक किया जा रहा होता। यानी कि परंपरा रामायण से वहां तक पहुंची नहीं। तो हम लोग केवल खुश ना हो। भारतीय ज्ञान परंपरा कोई सरल सी चीज नहीं है। ये बहुत गहन, बहुत कठिन विषय है। हमें ये पता करना है कि आज जब ये गोष्ठी खत्म हो तो क्या हमारे जो वक्ता हैं वो गंभीरता से इन सवालों से जूझेंगे, और क्या इस गोष्ठी के बाद ये तय होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को हल्के में ना लिया जाए, केवल
दर्शन, साइकोलॉजी नहीं है भारतीय ज्ञान परंपरा। मैं नवदीप के साथ कल दुर्ज्ञाना मंदिर गया तो वहाँ बाबा रामदेव की औषधियों की एक दुकान थी। मैंने उसको कहा कि देखो ये है परंपरा, जो पहले एक ज्ञान था वो आज व्यापार है। यानी कि ज्ञान से पेट भी तो भरना चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए कि हम ज्ञान हासिल करें मगर जिंदा रहने के लिए कोई और काम करें। तो अगर हमारा ज्ञान रोजी रोटी से जुड़ता है, ये समस्या हिंदी की भी है। हम लोग भारत से बाहर इंग्लैंड में, अमेरिका में हिंदी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं। वहाँ आलू प्याज भी अंग्रेजी में खरीदे जाते हैं। हमसे बच्चे पूछते हैं कि हम क्यों पढ़े हिंदी। और हमारे जो 1960 और 1970 के माँ बाप थे, उन्होंने कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया कि ब्रिटेन के स्कूलों से हिंदी गायब हो गई। वहाँ हर स्कूल में 10वीं और 12वीं तक अध्यापक थे, मगर उस ज़माने के माँ बाप ने सोचा हिंदी तो हम घर में पढ़ा लेंगे। अगर हम अपने बच्चे को जर्मन या फ्रेंच पढ़ा देते हैं तो उसकी नौकरी बेहतर लग सकती है। यानी कि हिंदी को हम रोजगार से नहीं जोड़ पाए। अगर वो जोड़ दिया होता तो वो सारे बच्चे कहते कि हमें हिंदी पढ़नी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान परंपरा केवल साइकोलॉजी और ज्ञान तक सीमित हो। हम उस ज्ञान को समझें, आज के दिन में इस्तेमाल करें। देखिए, हम इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि इसी तरह बात कर लेते थे वाईफाई से, मगर उसे स्थापित करना होगा, कहना नहीं होगा। आज इस तरह भी सोचा जा सकता है कि हमारे तमाम देवता और राक्षस जब आपस में लड़ते थे तो अस्त्र शस्त्र लेने के लिए शिव की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे। तो क्या वो उस जमाने के अमेरिका और रूस थे जिनके पास अपनी फैक्ट्रियां थी, बनाते थे और दे दिया करते थे? ये परंपरा हमें खोजनी होगी कि ऐसा क्या था कि आयुध कहीं बनते नहीं थे मगर होते थे। कहीं रथ चलाने की ट्रेनिंग या रथ मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट नहीं था। परंपरा अगर होती तो वो रथ और मॉडर्न होते चले जाते। हमारे 1000 साल पहले तक जबरदस्त रथ होते जो मॉडर्नाइज्ड होते, मैकेनाइज्ड होते, लेकिन वो परंपरा बन नहीं पाई। हमारे भारतीय ज्ञान में, मेरा समय हो जाए तो बताइएगा, मैं प्लीज, मैं आई डोंट वांट टू एनक्रोच ऑन एनीबॉडीज टाइम। हमारे भारतीय ज्ञान में एक समस्या क्या थी, मैं अपना ज्ञान सुपात्र को दूंगा, कुपात्र को नहीं दूंगा। और सुपात्र मिला नहीं तो अपना ज्ञान साथ में लेके मर गए। परंपरा बने कैसे? अगर कॉपीराइट सिस्टम होता जैसा कि है आज, तो आपके ज्ञान का कॉपीराइट होता और आपके ज्ञान का लाभ और लोग भी उठाते हैं। अगर आपको अर्जुन नहीं मिला तो शायद कर्ण मिल जाता। अपना ज्ञान किसी को देते तो सही, बांटते तो सही। समस्या ये है कि परंपरा जब चलती है तो वो किसी की परवाह नहीं करती, वो आगे बढ़ती है। हम अपने राम राज्य की बहुत तारीफ करते हैं, मगर इंडिविजुअली कोई भी बंदा राम राज्य जैसा कोई काम नहीं करता। काम हम ये सोचते हैं कि ये सब दूसरों का काम है, मैं अलग हूं। ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता।
मैं 5 रेलवे स्टेशंस का मैनेजर हूँ। हमारे यहाँ अगर कोई व्हीलचेयर पैसेंजर अनअनाउंस्ड आ जाता है, चाहे हमें ट्रेन डिले करनी पड़े, पहले उसको ट्रेन में बैठाया जाएगा। ये राम राज्य है कि जो इंसान आपके इक्वल नहीं है उसे भी उतना ही हक है कि वो उस ट्रेन में सफ़र कर सके। हमने हर गाड़ी में जगह बनाई हुई है ताकि कम से कम 3 व्हील चेयर्स एक गाड़ी में आ सके। किसी बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता अगर उसमें व्हील चेयर का प्रावधान नहीं रखा गया है। मैं आपको एक छोटा सा हादसा बताता हूं जो भारतीय ज्ञान परंपरा से कहीं ना कहीं जुड़ेगा। टोनी ब्लेयर की पत्नी शेरी ब्लेयर, जब टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री थे, वो एक दिन अपना ट्रेन का पास घर भूल गई और टिकट चेकर ने उसको पकड़ लिया और उस पर 20 पाउंड का फाइन लगा दिया और उसने हंसते हंसते दे दिया। मैं इस परंपरा को समझ नहीं पाया क्योंकि जिस परंपरा से मैं हूं वहां लाल बत्ती होती है, वहां बंदूक वाले लोग होते हैं, वहां प्रधानमंत्री के पत्नी से कोई बात कर सकता है। मैं इस महान परंपरा से हूं। मुझे वो परंपरा बिल्कुल समझ नहीं आई कि शेरी ब्लेयर पे 20 पाउंड का फाइन हुआ और उसने दे दिया। हमें समझना होगा कि बातों में और ग्रास रूट लेवल में बहुत फर्क होता है। हमें बातें नहीं करनी। हमारे यहाँ अगर क्यू लगी है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो पीछे से आके कोई सबमिट नहीं कर सकता। अगर कोई मंत्री भी आएगा तो मेरे पीछे खड़ा होगा लाइन में, उसके बाद जमा करेगा। ये इंग्लैंड में हो रहा है, जिसके मुकाबले में हम कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के मुकाबले हमारी सभ्यता पुरातन है। हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा को मनोज कुमार की दृष्टि से देखना बंद करें और बाकायदा एक तीक्ष्ण खोजी पत्रकार की तरह उसको समझने की कोशिश करें और उसके बाद जो सच्ची ज्ञान परंपरा है वो अपने नई जनरेशन्स के सामने ला के रखें कि देखो ये ज्ञान यहाँ से शुरू हुआ। जब भारत ने 0 दिया तो 0 दे के सो नहीं गया और उस 0 को लेके वेस्ट वाले उड़ नहीं गए। हमने भी उस 0 से कुछ किया। वो क्या किया? हमारी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी क्या क्या पढ़ाती थी मैं जानता हूँ। खिलजी ने हमारी यूनिवर्सिटीज़ जला दी थी, लेकिन बाकी तो बची थी। वहाँ पढ़ाया क्या जाता था? ये ज्ञान परंपरा है। तो आप सब अगर मेरी बातचीत के बाद कुछ सवाल मन में लेके जाएंगे भारतीय ज्ञान परंपरा को लेके, उसके बारे में मेहनत करेंगे खुद भी और सबको बताएंगे कि हमें जानना है हमारी परंपरा क्या है। वसुधैव कुटुंबकम एक बात है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए किसने क्या किया, कब किया, हमारे पास बहुत उदाहरण है। हम कह सकते हैं कि हमारी ये नीति रही है, लेकिन क्या ये ज्ञान परंपरा है? ये एक राज चलाने की नीति है कि जो जहाँ से पिट के आएगा हम उसे। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि मोहम्मद साहब भी भारत आए थे कश्मीर में, और हमारे यहाँ पारसी भी रहते हैं, हमारे यहाँ यहूदी भी रहते हैं। जो जहाँ से मार खाता है वो हमारे यहाँ आके रहता है। वसुधैव कुटुंबकम का मानते हैं, पर उसे ज्ञान परंपरा में जब डालते हैं तो क्या ये ज्ञान है या ये फिलॉसफी है? ज्ञान वो है जो हमारे जीवन को चलाने में सहायक हो, हम जिससे जिंदगी में तरक्की कर सकें हर तरह की। तो मैं आप सबके लिए ये कुछ सवाल छोड़ रहा हूं। मुझे नकारात्मक दृष्टि से मत देखिएगा।
क्योंकि हमारी एक ज्ञान परंपरा है जिसको मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि किसी और धर्म में वो नहीं है। वो है शास्त्रार्थ, और शास्त्रार्थ केवल हमारे यहाँ होता है। तो आप ज़रूर मेरे साथ करिएगा। शुक्रिया।